पार्ट चौथा बुद्धिजीवी। अब इसमें हम पढ़ेंगे आज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वान डी ग्राफ जनित्र। हमारा टॉपिक है आज का वान डी ग्राफ जनित्र। 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। यूनिट फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है वान डी ग्राफ जनित्र। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थ्योरी ज्यादा है, डेरिवेशन ना के बराबर है, लेकिन थोड़ा समझे इस चीज को क्या है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। पहले तो ये मैं बताता हूँ वान डी ग्राफ जनित्र होता क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो मैं अपन इसको देख लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो वान डी ग्राफ एक साइंटिस्ट का नाम था। वान डी ग्राफ क्या था, एक साइंटिस्ट का। और जनित्र का मतलब तो आप जानते हैं, जनरेटर। तो वान डी ग्राफ जनरेटर मतलब वान डी ग्राफ जनरेटर क्या था, एक प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने कैसे जनित्र का निर्माण किया जिसका विभव 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का विभव उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हम गांव में देखते हैं कि जनरेटर चलता है, जनरेटर से क्या विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो एक ऐसा जनरेटर या एक ऐसा जनित्र जिससे 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक का विभव उत्पन्न किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, हम वान डी ग्राफ जनित्र कहते हैं या वान डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी वान डी ग्राफ जनित्र की, एक ऐसा जनित्र या फिर प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने सन 1931 में, कब क्या था, 1931 में प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने एक ऐसे जनित्र का निर्माण किया या एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जिसके द्वारा 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जा सकता है। क्या उत्पन्न कर रहे हैं हम इससे, विभव। कितना, 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न कर रहे हैं या इससे अधिक का विभव उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं हम वान डी ग्राफ जनित्र या वान डी ग्राफ जनरेटर। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी कि सन 1931 में वैज्ञानिक या फिर प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने एक ऐसे जनित्र का निर्माण किया जिसके द्वारा 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जा सकता है, उसे वान डी ग्राफ जनित्र कहते हैं। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है वो देखें हैं। वान डी ग्राफ जनित्र में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमको इसकी पढ़नी है परिभाषा, दूसरा आ जाएगा आपका सिद्धांत, तीसरा आपका आ जाएगा चित्र, वान डी ग्राफ का चित्र भी बनाना है, चौथा आ जाएगा आपकी संरचना, पांचवा आ जाएगा कार्यविधि, छठा आ जाएगा आपका उपयोग और सातवां आ जाएगा आपका दोष। इन 7 पॉइंट के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। परिभाषा मैंने भी बताई, क्या बताया कि सन 1931 में प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने एक ऐसे जनित्र का निर्माण किया जिसके द्वारा 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का विभव उत्पन्न किया जा सकता है, उसे वान डी ग्राफ जनित्र कहते हैं। सिद्धांत में क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया अभी हमारा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा अपना सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है कि वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत नुकीले चालक पर आधारित है। किस पर आधारित है, नुकीले चालक पर। जैसे हम देखें कभी नुकीले चालक पर आधारित का मतलब ये होता है बेटा कि जब कंघी होती, कंघी का जो सिरा नुकीला होता है, या जैसे सुई में अगर हम करंट डाल दें और सुई की नोक पर अगर हम हाथ टच करें, सबसे ज्यादा करंट लगेगा हमको। क्यों, क्योंकि इसका जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, नुकीले चालक पर। नुकीले चालक पर मतलब जो नुक वाला चालक होता है, कोई सी भी धातु जो नुकीली होती है उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। किसका, आवेश सबसे अधिक मात्रा में उस नोक पर रहेगा, इसलिए वहां करंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो इसका जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, नुकीले चालक पर आधारित है। अब चित्र देखो, मैं बनाता भी जा रहा हूँ, समझाता भी जा रहा हूँ क्या क्या है, और उसमें संरचना आपकी समझ में आ जाएगी। चित्र बना रहा हूँ,
तो चित्र बनाने में क्या होता है कि इसमें दो खंबे होते हैं। सबसे पहले चित्र आप बनाते हुए देखें, अगर ऐसे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको बनाते हुए देखें। दो विद्युत रोधी खंबे होते हैं, पहला खंबा और ये मैंने बना दिया दूसरा खंबा। इसमें दो विद्युत रोधी खंबे होते हैं। विद्युत रोधी मतलब जिनमें करंट नहीं फैलता। इसमें दो विद्युत रोधी खंबे होते हैं जिनके ऊपर एक अर्धगोला धातु का एक अर्धगोला रखा होता है। जिनके ऊपर क्या रखा होता है? धातु का एक अर्धगोला। जिनके ऊपर धातु का एक अर्धगोला रखा होता है जिसका व्यास लगभग कितना होता है? 5 मीटर। जिसका व्यास कितना होगा? लगभग 5 मीटर, ठीक है। धातु के दो विद्युत रोधी खंभे हैं जिनके ऊपर एक धातु का अर्धगोला रखा होता है, ठीक है। दो घिरनियां होती है, घिरनी तो देखी होगी आप लोगों ने। तो घिरनियां होती है जिनके ऊपर रेशम का बेल्ट घूमता है, जिस पर रेशम या रबर का बेल्ट घूमता है। इसमें दो कंघियां होती हैं, कंघी C1 और दूसरी कंघी जो अर्धगोले से जुड़ी होती है, तो नाम दिया मैंने C2। कंघी का मतलब जानते हो? कंघी करने वाली कंघी। इस टाइप की धातु की दो कंघियां होती हैं C1 और C2। इस कंघी को जोड़ा जाता है 10,000 वोल्ट की बैटरी से। और इस पूरे को धातु के बॉक्स में बंद कर देते हैं। धातु के बॉक्स में बंद कर देते हैं और इसको कहां से जोड़ देते हैं? पृथ्वी से। धातु के बॉक्स में बंद करके इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। और इस साइड भी हम धातु के बॉक्स में बंद करके इसको पृथ्वी से जोड़ते हैं। हाई टेंशन बैटरी बोल सकते हैं इसको, HT लिख लो। कैसे जोड़ रहे हैं हम? हाई टेंशन बैटरी से। कुछ समझ में आया? अब देखें, फिर से बता रहा हूँ चित्र। इसमें धातु के दो विद्युत रोधी खंभे होते हैं जिनके धातु के दो विद्युत रोधी खंभे होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 15 मीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 15 मीटर। इसके ऊपर एक धातु का अर्धगोला रखा होता है। क्या रखा होता है? धातु का अर्धगोला जिसका व्यास लगभग 5 मीटर होता है। दो कंघियां होती हैं C1 और C2। धातु की दो नुकीले चालक वाली जो धातु की दो कंघियां होती हैं। एक कंघी बैटरी से जुड़ी होती है, दूसरी कंघी जुड़ी होती है किससे? अर्धगोले से। P1 व P2, इसको नाम दे दो P1 और इसको नाम दे देंगे हम P2। दो घिरनियां होती हैं, जैसे चक्के में घिरनी कैसे होती है जिसके ऊपर बेल्ट घूमता है, हाँ इसी टाइप से यहाँ दो घिरनियां होती हैं जिनके ऊपर रेशम का बेल्ट, रेशम या रबर का बेल्ट घूमता है, ठीक है। रेशम या रबर का बेल्ट घूमता है। फिर और इस पूरे बॉक्स को पूरे उपकरण को धातु के बॉक्स में बंद कर देते हैं और पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका चित्र और यही संरचना है। संरचना में क्या लिखोगे? इसमें धातु के दो विद्युत रोधी खंभे होते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर होती है। इसके ऊपर एक धातु का अर्धगोला रखा होता है जिसका व्यास लगभग 5 मीटर होता है। C1 और C2 दो धातु की कंघियां होती हैं। P1 और P2 घिरनी होती है जिनके ऊपर रेशम का बेल्ट घूमता है। इस पूरे उपकरण को धातु के बॉक्स में बंद कर देते हैं तथा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यह हो गई इसकी संरचना। अब आ जाते हैं हम कार्यविधि में। कार्यविधि में क्या हो जाएगा कि जब इसको HT का मतलब होता है हाई टेंशन या उच्च विभव की बैटरी, तो हाई टेंशन बैटरी से जोड़ा। तो देखें कार्यविधि पहले समझ लें, उसके बाद में बोल दूंगा तो लिख लेना। तो जब इसको धनावेश से जोड़ा तो ये जो धनावेश इस कंघी से होता हुआ कहाँ गया? इस बेल्ट पर।
बेल्ट पर का क्या आ गया, इस इतनी जगह में बेल्ट पर क्या आ गया, धनावेश। अब ये बेल्ट घूमता हुआ कहां पहुंचा, कंघी C2 के पास। कंघी C2 के पास पहुंचा तो ये जो धनावेश था वो कहां हो गया, C2 के नजदीक। तो C2 के नजदीक आ गया तो यहाँ हुई प्रेरण की क्रिया, काय की क्रिया, प्रेरण की क्रिया। तो यहाँ धनावेश है तो कंघी पर क्या जाएगा, ऋणावेश। और कंघी किससे जुड़ी हुई है, गोले से, तो कंघी पर ऋणावेश है तो गोले पर क्या जाएगा, धनावेश। जैसे जैसे बेल्ट घूमता जाएगा वैसे वैसे इस पर आवेश का मान बढ़ता जाएगा, धनावेश हो जाएगा, आता जाएगा। और ये क्रिया चलती रहेगी, ये बेल्ट बार बार घूमता रहेगा, आवेश बढ़ता रहेगा, बेल्ट घूमेगा, आवेश बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब इस उपकरण का मान 10 लाख वोल्ट का विभव, 10 लाख वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इसका विभव कितना हो जाएगा, 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक। ठीक है। और इस उपकरण को, संपूर्ण उपकरण को धातु के बॉक्स में बांधे तो जो ज्यादा विभव आएगा वो कहां चला जाएगा, सीधे पृथ्वी में। ठीक। फिर एक बार और समझा रहा हूं, अब इसकी कार्यविधि क्या हो जाएगी कि जब कंघी C1 को बैटरी से जोड़ा जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा कंघी C1 के नुकीले सिरों पर ऋणावेश तथा बेल्ट पर धनावेश आ जाएगा। बेल्ट घूमता हुआ कंघी C2 के नजदीक जाएगा जिससे प्रेरण की क्रिया द्वारा C2 के नुकीले सिरे पर ऋणावेश तथा कंघी C2 जिससे जुड़ी हुई है, मतलब किससे जुड़ी हुई है, अर्धगोले से, उस पर धनावेश आ जाएगा। इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। और अर्धगोले, इस अर्धगोले को हम बोलते हैं S। अर्धगोले S पर विभव का मान बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब अर्धगोले S पर विभव का मान 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक का हो जाता है। अब आ जाता है अपना उपयोग। इसका उपयोग कहाँ में किया जाता है, नाभिकीय विखंडन में, नाभिकों को तोड़ने के लिए, और नए नए तत्वों की खोज में, धनावेशित इलेक्ट्रॉन जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने में, नाभिकीय भौतिकी के आविष्कार में। और दोष इसका सिर्फ एक ही है कि यह, इसका आकार बहुत बड़ा है, कमरे से भी बड़ा होता है। इसका आकार बहुत बड़ा होने के कारण ये सुविधाजनक नहीं है। और दूसरा दोष यह है कि अधिक विभव होने के कारण, यह, इसमें कभी भी आग लग सकती है और ये कभी भी जल सकता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, हानिकारक रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार के 7 पॉइंट हमने पढ़े, काफी है। और इसी तरह हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। जो भी बचा है यूनिट फर्स्ट में वो मैं जब अपनी क्लास लगेगी उस समय मैं आपको पूरा लिखवा दूंगा। ठीक, ओके।